नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने संख्या पद्धति के पीछे के कुछ चैप्टरों को पढ़ लिया था। अब आगे वाले जो चैप्टर हैं मेन उनको पढ़ेंगे। आज हम लोग इकाई के अंक को पढ़ेंगे कि क्या होता है इकाई का अंक और इस पर आधारित प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्या होते हैं इकाई के अंक। इकाई के अंक को हम लोग कहते हैं, इकाई के अंक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जैसे कोई भी संख्या लिखी हो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ते हुए चलें, ताकि किसी को भी जिसने कभी ना पढ़ा हो उसको भी कोई समझने में दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3, 4, 6, 8, यानी कि ये संख्या लिखी हुई है 3468। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? तो ये सबसे जो दाईं तरफ संख्या लिखी होती है यही हमारा इकाई का अंक होता है। जैसे 3468 आप लोग जानते हैं कि जब हम पढ़ेंगे इसको तो इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है। दूसरी संख्या मान लो कोई हम लिख के दे रहे हैं, जैसे 3, 5, 7, 8, 7। ठीक है। इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? तो जो सबसे दाईं तरफ संख्या होगी वही इकाई का अंक होगा। हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। अब हम लोगों से जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इकाई का अंक, तो वो हमसे ये पूछेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करो। हम लोगों से हमेशा वो इकाई के अंक को कैसे निकाला जाएगा ये पूछेगा कि कितने, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक हमेशा यहाँ से निकल के आएगा। और उसमें क्रियाएं क्या होंगी? या तो वो जोड़ के रूप में पूछेगा, बहुत से संख्याएं दे देगा, उनको आपस में जोड़ के पूछेगा कि इनको सबको जोड़ा जाए तो इकाई का अंक क्या निकलेगा। या वो हमसे गुणा की बात पूछेगा कि गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या निकलेगा। भाग में भी पूछ सकता है और क्या बोलते हैं घटाने में भी पूछ सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है या जिसकी साथ ज़्यादा संभावना रहती है वो होता है घात के रूप में पूछना, कि किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा देगा फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई के अंक क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये संख्याएं आपको पता चल गया कि इकाई का अंक इनमें से क्या है। ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए इकाई का अंक, तो आप लोगों को पहले पढ़ा है, हम लोगों ने जब संख्या पद्धति को शुरुआत की थी तब हम लोगों को पता था कि प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं और पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती हैं। तो हम लोग पूर्ण संख्याओं को देखते हैं एक बार कि अनंत तक होती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शुरुआत 0 से होती है उनकी, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 10 तक होते हैं। डेसिमल का मतलब होता है 10 तक जो अंक दिए हों। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जो डेसिमल अंक हैं यहीं तो होते हैं ये। अब देखो एक चीज़ आपको और पता होगी कि किसी संख्या के अगर नीचे यहाँ पे हमने 10 लिख दिया तो इसका मतलब होता है बेस। अगर हमने यहाँ पे 10 ना लिख के यहाँ पे लिख दिया होता 10 तो इसका मतलब हो जाता घात। यानी कि कोई संख्या दी होती है, यहाँ अगर ऊपर चढ़ जाता है कोष्टक के तो उसको कहते हैं हम लोग घात, और अगर कोई नीचे या पावर, घात कहते हैं या पावर कहते हैं। अगर कोई संख्या नीचे आ जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोगों को एक दिमाग में एक चीज़ और बिठानी है कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि ये 10 अंक हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक इकाई का अंक होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो इस पे आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं? तो मान लिया आपसे कहा कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो और इकाई का अंक ज्ञात करो। वो कहेगा कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ो और इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हम लोगों को बस अपने दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट बिठाना है कि अगर वो हमसे इकाई का अंक पूछे तो हमें बाकी किसी भी संख्या से मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होगा। अगर उसने कहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर इकाई का अंक ज्ञात करो, क्या होगा इकाई का अंक? तो हम लोग बस अपने दिमाग में ये रखेंगे कि हमें पीछे वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये पीछे संख्याएं दी हुई हैं, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने इकाई का अंक पूछा है तो यहाँ पे क्या इकाई का अंक क्या है? तो आप कहेंगे 8 है। चिन्ह किसका लगा है? तो आप कहेंगे प्लस का लगा है। ठीक है। यहाँ पे संख्या इकाई की कौन सी? 7 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, यानी इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस किया, गुणा का चिन्ह होता तो गुणा करते, घटाने के चिन्ह होता तो घटाना करते, और अगर भाग का चिन्ह होता तो हम लोग भाग करते। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अपने दिमाग में बस इस चीज़ को बिठा लेना कि अगर इकाई के अंक के बारे में पूछे तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है, हमें पीछे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे उसने घात दे दी होती, जैसे कोई संख्या थी, जैसे 3, 4, 6, 8 संख्या थी और
वो यहाँ पे घात दे देता, कहता कि 506 घात बताओ, मतलब इस संख्या के ऊपर घात लगा दी गई है 506, अब इस संख्या का इकाई का अंक बताओ। तो हम लोगों को पीछे के नंबरों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस संख्या से मतलब है, और यहाँ पे 506। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब बाकी तो आप लोग ऐसे सवाल अगर आएंगे प्लस वाले और गुणा वाले या कोई, तो इन सवालों को आप आसानी से हल कर लेंगे। मेन जो समझने वाला है वो है हमारा घात वाला। तो हम लोग आइए घात वाले सवालों को समझते हैं। हम लोग इस पे आधारित जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पे आधारित कुछ सवालों को अभी हल करके देखते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए, ये सवाल दिया जाए आपको, कहा जाए कि 3 6 8 प्लस 3 7 6 प्लस माइनस 2 4 9 प्लस 3 7 3, आपसे कहा जाए इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि इनमें संख्याओं में इकाई का अंक क्या है। हम पीछे वाली जो संख्याएं, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ किससे मतलब होगा, जो हमें इकाई का अंक दिया हुआ है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो हम इन्हीं संख्याओं को लिख लेंगे। इसका इकाई का अंक क्या है, 8, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिया, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लिया, यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे 9 है तो 9 को लिख लिया, और यहाँ पे इकाई का अंक 3 है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके 3 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग प्लस वाले जो हैं उनको जोड़ लेंगे और जो माइनस का होगा उसको बाद में घटा देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे जोड़ते हैं 8 और 6 14 और 3 17, यानी ये 17 तो हो गया, प्लस का 17 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 17 में 7 हो गया, 7 तो हो गया, प्लस का माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, अब आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि 7 में से 9 तो अगर आप घटाएंगे तो कहेंगे आप -2 बचेगा, का क्या कहेंगे आप, -2। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये संख्याएं जो हैं वो बड़ी बन के आ रही हैं, बड़ी बन रही हैं संख्याओं से, और कभी भी ये ऐसे मत कर देना आप कि -2 लिख दो। हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि जब जोड़ घटाना में कोई संख्या छोटी बन जाती थी, मान लो यहाँ पे लिखा है 3 7 3 और उसमें से घटाना है आपको 9 1 1, तो क्या करते थे कि 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक हासिल ले लेते या कैरी कर लेते थे, तो क्या हो जाता था कि ये 3 का 13 बन जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे 7 का 17 बन जाएगा, और 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। यानी कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई है कि जब भी संख्या ऐसी करके आ जाए, घटाना पड़े, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 10 को जोड़ के उस संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी इन संख्याओं को आप अगर जोड़ेंगे तो आपका जो इकाई का अंक है वो 8 निकल के आएगा। वैसे ही अगर अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो आपने प्लस कर लिया, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो हम लोग माइनस कर रहे होते, गुणा का चिन्ह होता तो हम लोग गुणा कर रहे होते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आई है। आइए अब हम लोग घात वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, इन्हीं संख्याओं में से तो कोई हो सकता है। अब हम इन संख्याओं के इकाई के अंक को घात के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, घात के आधार पे, जैसे सबसे पहले तो ये संख्याएं 0 1 5 6, यानी ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनकी घात कितनी भी लगा दी जाए उनके इकाई के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने 0 की कोई भी संख्या, जैसे 10 है, 10 की घात हमने यहाँ पे 25 लगा दी, ठीक है, तो इसके क्या इकाई के अंक में कोई परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 गुणा 10 यानी 0 0 0, यानी हमेशा इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। वैसे ही अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है, जैसे कि मान लो 21 है, 21 गुणा मान लो कितनी बार भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा आपस में करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1, यानी हमेशा इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा। वैसे ही अगर हमने 5 मान लिया, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 है, मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या 35 लिखी है, ठीक है, या मान लो 335 है, कोई सी संख्या लिखी हुई है कितनी बड़ी, हमें उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब है, जो इकाई का अंक है उससे। 335 का गुणा 335 में ही हो रहा है, ठीक है, 335 गुणा 335 ऐसे करके लगातार होता चला जा रहा है। तो आप देखेंगे कि क्या इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन होगा, यानी हम लोग क्या देखेंगे, केवल इकाई का अंक ही तो देखेंगे। तो 5 25 में इकाई का अंक कितना आया, 5, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 25, यानी इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही ये 6 होगा, 6 चरंग 36, 6 चरंग 36, 6 चरंग 36, 6 चरंग 36, यानी कि जब भी 6 का गुणा 6 में किया जाएगा इकाई के अंक में, तो हमेशा
क्या निकल के आएगा आपका, हमेशा 6 ही निकल के आएगा। तो आप ये याद रखना कि 0, 1, 5, 6 इनकी घात चाहे कितनी भी लगा दी जाए, अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक इनमें से कोई है और उसकी घात चाहे कितनी भी लगा दी जाए तो हमेशा इकाई का अंक समान ही रहता है। अब जैसे सवाल कहने का तात्पर्य ये, जैसे यहाँ पे सवाल दे दिया जाए 3, 3, 6 की पावर 237 प्लस 3, 3, 5 की पावर 238, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आप लोग देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है 6, इसका इकाई का अंक क्या है 5। तो हम लोग इस घात को नहीं छुएंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे 6 लिख लेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे, 6, 5, 11, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर यहाँ पे प्लस था तो प्लस कर लिया, माइनस होता तो माइनस कर लेते, गुणा होता तो गुणा कर लेते, भाग होता तो भाग कर लेते। हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर कितने भी कैसे भी सवाल होंगे इकाई के अंक से जुड़े हुए तो आप लोग उनको आसानी से हल कर रहे होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं 4 और 9 वालों को। तो हम लोग 4 और 9 के नियम को समझते हैं। देखो 4 की पावर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। 4 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 4 का गुणा 2 बार 4 में किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 4 का गुणा 4 में 3 बार किया जाएगा, तो 4 चौकू 16, 16 में 6 हो गया और 6 चौकू 24, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। वैसे 4 का क्यूब होता कितना 64, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो है 4 की पावर 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 4, ठीक है। अब उसके बाद 4 की पावर जब 4 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि इनको सबको जब आपस में हम गुणा करेंगे तो 4 चौकू 16, 6 हो गया और 6 चौकू 24, 4 हो गया, 4 छंग 24, यानी कि 4 चौकू 16, 6 हो गया, 6 चौकू 24, 4 हो गया और 4 चौकू 16, यानी 6 इकाई का अंक 6 निकल के आ रहा है। वैसे ये कितना निकल के आएगा इसका 256, यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना निकला, यहाँ पे इकाई का अंक कितना निकला है आप कहेंगे 6 और यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि जब घात सम संख्या पे आ रही है तो इकाई का अंक 6 हो रहा है। देखो जब घात सम आ रही है, घात जब सम आ रही है तो इकाई का अंक क्या बन रहा है 6 बन रहा है, और जब घात विषम आ रही है तो इकाई का अंक क्या बन रहा है 4 बन रहा है। देखो 4 बन रहा है, यानी कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि अगर 4 की घात सम संख्या होगी तो हमेशा उसका इकाई का अंक 6 बन के आएगा, और 4 की घात विषम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक क्या बन के आएगा 4 बन के आएगा। आशा करता हूँ ये 4 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए 5, 6, 7, 8, 4 और इसकी पावर लगा दिया जाए 3, 8, 4, 4, 6 और 1। अब आप लोग क्या देखेंगे कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, वो पूछेगा इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट ये कि जब इकाई का अंक पूछा जाएगा तो हमें पीछे वाले अंकों से कोई मतलब नहीं, हम 4 देख लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद ये देखते हैं ये विषम संख्या है या सम संख्या है, तो आप कहेंगे ये इसका इकाई का अंक 1 बन रहा है और 1 विषम संख्या है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा कि इसका जो नंबर है यानी जो इकाई का अंक है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि जो 1 है वो विषम संख्या है। अगर यहाँ पे कोई सम संख्या होती तो इसका आंसर 6 हो जाता। आशा करता हूँ 4 वाला आप नियम समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग 9 का नियम समझ लेते हैं, यानी 9 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। 9 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 9 का गुणा 2 बार किया जाएगा 9 में, यानी 9 में 81, 1 हो जाएगा। हाँ, आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 9 की पावर 3 है, तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 9 का गुणा आपस में 3 बार किया गया है। 9 में 81, 1 हो गया और 1 निम्मा 9, यानी 9 हो गया। अब वैसे ही जब यहाँ पे करेंगे 9 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि 9 में 81, 1 हो गया, 1 निम्मा 9, 9 हो गया, 9 में 81, 1। अब देखो यहाँ पे कि देखो अगर 9 की पावर विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक 9 हो जाता है। अगर 9 की पावर सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। 9 की पावर अगर विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक 9 हो जाता है, और 9 की पावर सम संख्या आती है तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको कि जो 4 और 9 लगभग एक जैसे हैं, केवल 4 में अगर कोई भी घात लगा दी जाएगी तो उसका इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है और या तो इकाई का अंक 6 हो सकता है।
वैसे ही 9 की घात कोई भी लगा दी जाएगी, यानी कोई भी का मतलब है कि अगर उसकी घात विषम होगी तो इकाइकांक 9 हो सकता है, और सम अगर हो सकता नहीं होगा, और अगर सम संख्या है तो इसका इकाइकांक 1 होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग इसके बाद इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा केवल एक इसमें बचेगा जो फैक्टोरियल वाला होगा। अगर समय मिला तो आज ही ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर इसको अगली वीडियो में समाप्त करेंगे। हम लोग इस वाली संख्या के जो नियम हैं उनको देखते हैं। नियम क्या है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है इसका उसको देखते हैं, 2 3 7 8 का। अब देखते हैं कि अगर किसी भी जैसे 2 को हम देख रहे हैं सबसे पहले, अगर 2 की पावर 1 है तो आप कहेंगे इसका इकाइकांक कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2। 2 की पावर 2 है तो इसका इकाइकांक कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 4। 2 की पावर अगर 3 है तो इकाइकांक कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 3 बार होगा ना, 3 बार, तो यानी कि इकाइकांक कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाइकांक कितना हो जाएगा 6। अब अगर यहीं पे होता 2 की घात 5, मान लो 2 की घात 5 होता, 2 की घात 5, 2 की घात अगर 5 होता तो यानी क्या हो जाता, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि अगर हम इसको करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हुआ, यानी इकाइकांक देखो रिपीट होने लगा भाई। देखो यहाँ पे इकाइकांक क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, यानी कि किसी भी संख्या का जो चौथा वो घात होती है, चौथी घात के बाद जब 5वीं घात आती है तो वही संख्या वापस रिपीट होने लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, यानी कि अगर हम लोग मतलब इसको पूरे, अगर आप 0 1 5 6 का निकालेंगे तो भी 4 से आ जाएगा, वैसे इसकी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका भी कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोग केवल घात में 4 का भाग देंगे, वो हम लोग समझते हैं कि आगे कैसे होगा। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जैसे साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट होकर वापस वही आए। जैसे ये 5 उंगलियाँ हैं, हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, और छठी का मतलब अगर हम छठे नंबर पे अंगूठा आ गया दोबारा से, यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि 17 उंगलियां हैं, बताओ अंगूठा कौन सा नंबर आएगा, तो हम 17 में 5 का भाग दे देंगे सीधा सीधा। अगर हम इधर से गिन रहे हैं, इसको हमने 1 नंबर मान लिया है, ठीक है, और पूछा जाए कि 17वीं उंगली कौन सी होगी, तो 5 का भाग जब हम 17 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, तो यानी कि 1 जे वाला 1 नंबर तो ये हो गया, दूसरे नंबर की उंगली ये आ जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी साइक्लिसिटी 5 हो जाएगी। सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। तो हम लोग जब कैलेंडर को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि 7 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हर एक 8वां दिन यानी 7वें के बाद जो दिन आता है वो रिपीट हो जाता है, इसलिए उसकी जो सप्ताह की साइक्लिसिटी होती है वो 7 होती है, ठीक है। वैसे ही अगर महीनों की बात करें, जैसे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे, तो महीने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 होते हैं, तो यानी कि महीनों की जो साइक्लिसिटी है वो 12 हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि पहला महीना अगर जनवरी है तो बताइए कि 27वां महीना कौन सा होगा, तो हम 12 का भाग 27 में सीधा सीधा देंगे। तो 12 का भाग हमने 27 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 3 शेषफल बचेगा, तो 3 में देख लेंगे, यानी जनवरी फरवरी और मार्च, यानी जो तीसरा महीना 27वां महीना होगा वो हमारा मार्च हो जाएगा। आशा करता हूँ ये साइक्लिसिटी वाला नियम आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि अब कहने का तात्पर्य अगर यहाँ पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लो, हालांकि इतना आपको समझ में आ गया है, इसी के ऊपर आधारित सारे सवाल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई संख्या लिखी है 1 1 1 1 1 1 बार बार, मतलब 1 के बाद रिपीट हो रही है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे इसकी साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है, और मैं कह सकता हूँ इसकी साइक्लिसिटी 1 भी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ इसकी साइक्लिसिटी 3 भी हो सकती है, इसकी साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है कि नहीं, 5 भी हो सकती है, 6 भी, क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट होके आ रही है। अब जैसे अगर कोई संख्या दे दी जाए 2, 3, 2, 3, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे 2 3 2 3 2 3, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी 2 हो रही है। यानी कि देखो, अगर जिस संख्या की साइक्लिसिटी 2 हो रही है उसकी साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि 2 3 2 3 फिर 2 3 2 3, यानी कि 2 की साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है, 2 की साइक्लिसिटी 6 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि भैया 2 का जो भी गुणज होगा वो उसकी साइक्लिसिटी हो सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं
लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मैं आपको साइक्लिसिटी का मतलब हिंदी में होता है चक्री क्रम, मैं आपको वो समझा दिया हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि और बाकी का कैसे निकलेगा। जैसे अगर हम कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हमने 4 का भाग दे दिया, जैसे यहाँ पे कोई संख्या आती 2 की घात मान लो 27 दी हुई है और इकाई का अंक पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया 4 का भाग, क्योंकि 5वीं संख्या जो होगी वो रिपीट होके आ जाएगी, इस वजह से हमेशा 4 का भाग दिया जाएगा। तो जब 4 का भाग 27 में देंगे तो हमें ये याद रखना, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, तो आप कहेंगे शेषफल से। तो 4 का भाग जब हमने 27 में दिया तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा उसी संख्या को हम घात के रूप में लिखेंगे, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8, यानी जो संख्या आएगी 2 की पावर 27 का जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। और दूसरी चीज़ भैया इतना याद रखना है कि हमेशा 4 का भाग देना है और इकाई के नंबर से ही हमें मतलब है, हमें बाकी कोई भी अंक है, हमें उन अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के नंबर से या इकाई का अंक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब है। दूसरी चीज़ भैया, एक चीज़ यहाँ पे जैसे आप लोग समझते हैं शेषफल प्रमेय जब हम पढ़ेंगे तो और डीपली मतलब समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कभी भी 4 का भाग देंगे किसी संख्या में, तो जो सबसे बड़ा शेषफल हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे 3 हो सकता है। अगर हमें 8 से भाग देना है किसी संख्या में, तो जो सबसे बड़ा शेषफल होगा तो कितना हो सकता है, तो वो 7 हो सकता है। यानी जो शेषफल होता है वो हमेशा जो सबसे बड़ा शेषफल होगा वो 1 कम हो सकता है। अब 8 से भाग दो तो 9 शेषफल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम 8 का भाग 9 में लगाएंगे शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर आधारित सवालों को लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ लो। बाई चांस मान लो कि कोई संख्या ऐसी आ जाए कि जहाँ पे जो पूरी 4 से कट जाती है। जैसे मान लो कोई संख्या आ गई है यहाँ पे लिख लेते हैं 37 की पावर 48, ठीक है, 37 की पावर 48। अब इस संख्या को हम जब 4 से भाग दे रहे हैं तो ये संख्या तो पूरी कट रही है, इसमें तो कोई शेषफल नहीं बच रहा है। जब शेषफल कोई नहीं बच रहा है यानी शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब शेषफल कभी भी 0 बचे तो उस संख्या की घात के रूप में 4 को लिख दिया जाता है, 4 को लिख दिया जाता है। आप 7 की पावर 0 मत कर देना, आपको 7 की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका इकाई मतलब उसका मान 1 हो जाता है। आपका हो कि इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। 0 पावर आई है मतलब, लेकिन शेषफल के रूप में आई है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या जो है उसकी पावर 4 दी हुई है। तो भैया देखते हैं यहाँ पे 7 की पावर 4 है। 7 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 7 का गुणा करो 4 बार, 7 सत्ते 49, 9 हो गया, 9 सत्ते 63, 3 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 हो गया। लेकिन भैया ये 0 की वजह से नहीं आया है, ये आया 4 की वजह से। आप लोग 0 मत कर देना कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, वो नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे केवल शेषफल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए अब हम लोग इस पर आधारित सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया है 433 की पावर 24 माइनस का चिन्ह, 377 की पावर 38, 166 की पावर 54। आशा करता हूँ ये आप लोग सवाल आसानी से कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से समझा तो हल कर लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, हल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके हल कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखो हमको क्या लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक कौन सा है इसमें, 3 लिख लिया। 4 का भाग 24 में पूरा जाएगा, 4 छंग 24, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0। जब शेषफल 0 बचेगा तो हम घात लिखेंगे 4, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। यहाँ पे हमें किसी से मतलब नहीं, हमें 7 से मतलब है, ठीक है, 7 से, क्योंकि 7 ही तो इकाई का अंक है, पीछे वाले नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है। और 38 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने जब 4 का भाग 38 में दिया तो शेषफल कितना बचेगा, 4 9 36, शेषफल बचेगा 2, तो हमने 2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिया। उसके बाद 166 यानी 6 5 0 1, इनमें तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वही आता है इसका इकाई का अंक, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखो 3 का पावर 4 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27, और 27 में जब फिर से 3 का गुणा करेंगे 7 तियाँ 21, यानी इकाई का अंक यहाँ पे तो हो जाएगा 1 माइनस 7 सत्ते 49, यानी कि 9 प्लस 6
आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई। ये प्लस का और ये प्लस का, 6 और 1 7 हो गया, यानी 7 - 9। ये क्या हो गया? 7 - 9। आप लोग सीधा सीधा आप सीख गए कैसे निकलेगा, इसका अंतर आ जाएगा। 17 में से 9 गए तो 8। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब दूसरी चीज़ यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो कि यहाँ पे घात दी हुई होती 124, 138, 154, तब भी आप लोगों को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने विभाज्यता के नियमों को पढ़ा हुआ है। क्योंकि भाग तो हमेशा 4 का ही देना है, भाग तो हमेशा 4 का ही तो देना है। तो हमें जब भाग 4 का देना है तो हमने 4 का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, यानी कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को देखना, उन्हीं में भाग देना, चाहे कोई संख्या कितनी बड़ी लिखी हो। जैसे यहाँ पे लिखा होता 3, 6, 7, 8 की पावर लिखी होती, इसकी पावर मान लो 2, 6, 8, 4, 5 ये लिखी होती, इतनी बड़ी पावर लिखी है। तो हम लोग इतनी बड़ी पावर में 4 का भाग नहीं देते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक जो 45 है उसमें भाग देते 4 का। 4 का भाग 45 में दिया तो शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 1। तो यानी 8 की पावर कितना हो जाता है? 1। यानी 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 8। यानी इसका अगर इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ में आया। देखो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो लाखों, क्योंकि संसार में अरबों सवाल हैं, सवालों को आप नहीं हल कर सकते हो। मतलब अगर सवालों के पीछे आप भागेंगे तो आप कभी भी सवालों को संतुष्टि नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लिया तो फिर कैसा भी सवाल हो आप आसानी से हल कर लोगे। क्योंकि हल करने से पहले कुछ बीजगणित के कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे देखो आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी संख्या, जैसे a की घात n लिखा हुआ है, सॉरी सबसे पहले समझना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ab की पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप लोग ये भी जानते हो कि a की पावर अगर लिखा हुआ है n इंटू a की पावर लिखा हुआ है m, तो इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे, देखो गुणा पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है आपस में गुणा। तो आप लोगों को पता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है। तीसरा यहाँ पे इसको नोट कर लेना आप लोग। तीसरा यहाँ पे देखो अगर दिया हुआ है a की पावर n बटे a की पावर m, तो भाग में घातें माइनस हो जाती हैं, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस m। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई। ये क्या है? भाग है। ये क्या है? गुणा है। और ये क्या है कि अगर किसी भी कोष्टक में, जैसे कहने का तात्पर्य ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 30 लिखा हुआ, 30 की पावर 36 है। 30 की पावर 36 का मतलब क्या है कि 30 के फैक्टर कर लो, जो भी आपके समझ में आए। जैसे मान लो कि 30 के फैक्टर आपने कर लिए 5 और 6, आप अगर चाहो 10 और 3 भी कर सकते हो। 5 और 6 है तो इसका आपस में गुणा होगा, क्योंकि 5 छक्का 30 होते हैं ना। 5 गुणा 6, तो यहाँ पे पावर कितनी थी? 36, तो ये 5 की पावर भी 36 हो जाएगा और ये 6 की पावर भी 36 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। वैसे ही देखो जब आधार समान हो, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, जब आधार समान हो तो आपस में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान हो तो घातें भाग में घट जाती हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इस सवाल को। देखो 12 की पावर 55। दिमाग लगाना सिर्फ इस बात को कि जब हमसे इकाई का अंक पूछा जाएगा तो हमें केवल ऊपर बचा के लाना है, नीचे वाले को ख़त्म करना है। कैसे करें हमें ना पता, लेकिन करें ज़रूर। समझ में आई मेरी बात की ना? आओ देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 की घात 55। 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है ये बताओ? 12, क्योंकि हमें 3 घटा यहाँ से ख़त्म करना है। 12 को हटा के ये 3 खत्म करना है हमें। 3 को ख़त्म करने के तरीका क्या है कि 12 को ऐसे तोड़ा जा सकता है 3 गुणा 4। आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ा जा सकता, तो यहाँ पे तोड़ दो इसे। 3 की पावर 55 गुणा 4 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक, प्लस को चिन्ह लगाए दो, प्लस लिख दो। ठीक, अब इसके बाद देखो 8 की पावर 48 और यहाँ पे 16 की पावर 18। अब 8 को तो 16 नहीं बनाया जा सकता है, ना 16 को 8 बनाया जा सकता है, लेकिन 8 को 2 बनाया जा सकता है और 16 को भी 2 बनाया जा सकता है। तो हम लोग बनाए 2, 8 को बनाए क्या? 2। कैसे बनाएंगे इसको 2? तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं
2 की पावर 3। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताना भूले, लेकिन यहाँ पे समझ लो आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a और इसकी घात लिखी हुई है n और यहाँ पे लगा दिया गया है m, किसके बाहर, कोष्टक के बाहर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a की पावर n और m, यानी कि कोष्टक के ऊपर जब घात चढ़ी हो तो वहाँ पे क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, ये 2 की पावर 3 लिखी है, 2 की पावर 3 की पावर क्या लिखा है, 48। ठीक, बटे 16 को 2 के रूप में तोड़ेंगे कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4 16 होता, तो ये 16 लिखा है, ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 चढ़ा तो यहाँ पे 18 लिख दिया। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 3 की पावर 11 और 3 की पावर 55। तो अभी क्या पढ़ा था कि भाग में अगर बेस समान हो, आधार समान हो, तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 55 में से 11 जो है कितने बचे हैं, तो आप कहें 44। बहुत सही, 3 की पावर 44 गुणा 4 की पावर 55। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिया। अब इसको यहाँ पे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 है, इसका गुणा इसमें 48 में होगा, क्योंकि क्या हुआ था, n का गुणा m में हुआ था, तो 3 का गुणा जब 48 में हुआ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 इंटू 3 यानी 50 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 150। और 2 कम है, 2 3 6 कम कर दो, यानी कि जब 3 का गुणा 48 में करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 144 बटा 18 चौकू 72, यानी कि 2 की पावर 72। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब इधर नीचे क्या बचा था वो तो ख़त्म ही कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी बेस समान है, यहाँ पे भी बेस समान है, तो ये भी तो घट जाएंगे सीधे सीधे। तो इसको पूरे को हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 44 गुणा 4 की घात 55 प्लस 2 की पावर 72। देखो ना, a माइनस बी ऐसे ही तो हो रहा था। देखो अब आधार समान है तो इनको घटा दिया गया। ठीक है, अब इसको हल कर लो, पहले इसको कर लो फिर इसको हल कर लेते हैं। 3 की पावर 44, 3 की पावर 44 इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 44 में। जब 4 का भाग 44 में देंगे तो क्या बचेगा शेषफल, आप कहेंगे 0। 0 का मतलब 3 की घात 4 चढ़ी हुई है। 3 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी कि यहाँ पे तो बचा 1। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा लगा दिया। 4 की घात 55, 4 की घात 55 यानी 55 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 55 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3। और 3 अरे क्यों दियो भाग, यहाँ पे 55 है, कैसी संख्या है 55, तो आप कहो विषम संख्या, विषम संख्या है तो 4 ही आ जाए। ठीक है, प्लस लिखा हो प्लस लिख दो। 72, 2 की पावर 72 है, 72 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, आप कहेंगे 0। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 6। अब आपस में इन्हें जोड़ दो, 6 4 10, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। आशा करता हूँ ये पूरा सेशन आपको समझ में आया है और जितने भी सवाल हैं वो भी आपको समझ में आए हैं। अगर ना समझ में आए हों तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और हम लोग ऐसे ही, अब इसमें केवल वो बचा हुआ फैक्टोरियल वाले सवालों को, उन सवालों को हम लोग कल के वीडियो में हल करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले वीडियो मतलब अगले टॉपिक पे चलेंगे और अच्छे से करते हुए चले जाएंगे। और सारी गणित जो है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पे कि कैसे क्या होता है उसके आधार पे समझेंगे, बिल्कुल 0 से लेके और हीरो तक का सफ़र तय करेंगे। बस आप लोगों को अगर ये सेशन समझ में आ रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो केवल मतलब आपसे इतना ही सहयोग मांग रहे हैं कि लाइक और शेयर करते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। आज के लिए जय हिंद बोलना है बात, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, बाय।